अच्छा, एक सवाल है, क्या आपको तैरना आता है? एक पल के लिए सोचिए, अगर जवाब नहीं है तो हम सब शायद एक भरोसे पर जीते हैं कि जरूरत पड़ी तो कोई ना कोई बचाने आ ही जाएगा, हाँ, पुलिस, फायर ब्रिगेड। कोई ना कोई सिस्टम। पर क्या हो अगर वो पूरा सिस्टम आपके सामने खड़ा हो, आपको डूबते हुए देख रहा हो, शायद वीडियो भी बना रहा हो, लेकिन बचाने ना आए? ये बहुत ही डरावना ख्याल है और आज हम इसी खौफनाक सवाल की गहराइयों में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कहानी की तरफ ले जाती हैं। तस्वीर कुछ यूं है, 16 जनवरी की रात, दिल्ली एनसीआर का वो घना कोहरा जहां हाथ को हाथ नहीं सूझता। हाँ बिल्कुल। नोएडा का एक पॉश इलाका, सेक्टर 15, और उस अंधेरे में पानी से भरे एक विशाल गड्ढे के बीच एक डूबती हुई कार की छत पर खड़ा एक नौजवान। और किनारे पर पुलिस, दमकल विभाग और एसडीआरएफ मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें। और ये बस एक दुखद हादसे की रिपोर्टिंग नहीं है। आज हम उस रात के 90 मिनटों का एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब मदद सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर थी तो एक जिंदगी क्यों नहीं बचाई जा सकी। ये सिर्फ एक लड़के के डूबने की कहानी नहीं है, ये हमारे भरोसे के, हमारे सिस्टम के डूब जाने की कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। उस रात असल में हुआ क्या था, और जो हुआ वो क्यों हुआ? तो चलिए इसे समझते हैं। 16 जनवरी की रात युवराज मेहता अपनी ग्रैंड विटारा से घर लौट रहे थे। जैसा आपने बताया, नोएडा का सेक्टर 150, जिसे एक अपमार्केट पॉश इलाका माना जाता है। हाँ, लेकिन उस रात उसी पॉश इलाके की एक सड़क वो मौत का जाल बनी हुई थी। सही कहा। एक बेहद तीखा और खतरनाक मोड़ था जिस पर ना तो कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना कोई चेतावनी का साइन बोर्ड। कुछ भी नहीं। मुझको अंदाजा ही नहीं लगा और उनकी कार सड़क के किनारे एक टूटी हुई बाउंड्री वॉल को तोड़ती हुई पानी से भरे एक बहुत बड़े गड्ढे में जा गिरी। एक मिनट, ये गड्ढा मतलब कोई तालाब या झील थी क्या? नहीं, और यही इस कहानी का पहला बड़ा स्कैंडल है। ये कोई प्राकृतिक तालाब नहीं था। अच्छा। ये एक बिल्डर के लोटस ग्रीन प्रोजेक्ट का अधूरा बेसमेंट था। एक विशाल गड्ढा जिसे खोदकर सालों से छोड़ दिया गया था और जिसमें बारिश और सीवर का पानी भर के उसे एक दलदली तालाब बना चुका था। बाप रे, मतलब सड़क के ठीक किनारे मौत का एक मानव निर्मित गड्ढा। बिल्कुल। यानी ये हादसा टाला जा सकता था। खैर, कार पानी में गिर गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से उस रात का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू होता है। कार फौरन नहीं डूबी। अच्छा। और यहीं पर युवराज की हिम्मत और जीने की इच्छा दिखती है। वो घबराते नहीं हैं। किसी तरह कार की खिड़की से बाहर निकलते हैं और डूबती हुई गाड़ी की छत पर चढ़ जाते हैं। चारों तरफ बर्फीला ठंडा पानी और अंधेरा। और तब वो अपना फोन निकालते हैं। रात 12:06 पर वो अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन करते हैं। और उनके शब्द थे, पापा बचा लो मुझे। सोचिए, एक बाप के लिए सुनना, ये सुनना कैसा होगा। वो बेचारे सब कुछ छोड़कर जैसे भी थे 10 मिनट के अंदर उस जगह पर पहुंच गए। पुलिस को फोन किया गया, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, सब आ गए। देखते ही देखते पीसीआर वैन, दमकल की गाड़ियां सब किनारे पर आके खड़ी हो गईं। मतलब मदद पहुंच चुकी थी। हाँ, कागज पर और देखने में तो मदद पहुंच चुकी थी, लेकिन यहीं से ये कहानी एक रेस्क्यू ऑपरेशन से एक आपराधिक लापरवाही के लाइव टेलीकास्ट में बदल जाती है। अगले 90 मिनट। हाँ, अगले 90 मिनट युवराज के लिए जिंदगी और मौत की जंग थे, और किनारे खड़े सिस्टम के लिए बहानों और बेबसी का एक लंबा दौर। 1.5 घंटा। ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन उस ठंडे पानी में मौत के सामने खड़े एक इंसान के लिए ये सदियों जैसा रहा होगा। बिल्कुल। पूरे 90 मिनट युवराज अपनी कार की छत पर खड़े मदद के लिए चिल्लाते रहे। उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी, जो संधेरे में उम्मीद की टिमटिमाती हुई आखिरी लौ थी। और किनारे पर पुलिस, दमकल विभाग, एसडीआरएफ के जवान खड़े थे। कर क्या रहे थे ये लोग? रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लोग कार्रवाई करने के बजाय कार्रवाई न करने के कारण गिना रहे थे। बहानों की एक पूरी लिस्ट तैयार हो गई। जैसे कि? पहला और सबसे आम बहाना, पानी बहुत ठंडा है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। दूसरा बहाना दिया गया कि ये कंस्ट्रक्शन साइट का गड्ढा है, तो पानी के नीचे लोहे के सरिये हो सकते हैं। हाँ, जिससे बचाव कर्मी की जान को खतरा है। और तीसरा, कोहरा इतना ज्यादा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा, इसलिए पानी में कूदना खुदकुशी करने जैसा होगा। और ये बातें वो लोग कह रहे थे जिन्हें इसी तरह के खतरनाक और अनदेखे हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग, उपकरण और तनख्वाह दी जाती है।
ये उनकी जॉब का हिस्सा है, कोई एहसान नहीं। एग्जैक्टली। ओके, एक सेकंड के लिए उनकी तरफ से सोचते हैं। क्या ये डर पूरी तरह से गलत था? एक बचावकर्मी की अपनी सुरक्षा भी तो जरूरी होती है। या फिर ये सिर्फ एक बहाना था काम से बचने का? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब सीधा नहीं है। देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से बचावकर्मी की सुरक्षा सबसे पहले आती है, ये सच है। लेकिन प्रोटोकॉल ये नहीं कहता कि खतरे की आशंका में आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। सही बात है। प्रोटोकॉल कहता है कि आप खतरे का आकलन करें, असेस द रिस्क, और फिर कम से कम खतरे वाला बचाव का तरीका अपनाएं। यहाँ तो आकलन करने की भी कोशिश नहीं हुई। बस दूर से देखकर फैसला सुना दिया गया कि ये नामुमकिन है। बिल्कुल। और फिर वो रस्सी वाली बात सामने आई। एक दलील दी गई कि फायर ब्रिगेड के पास जो रस्सियां थीं, उनकी लंबाई युवराज तक पहुंचने के लिए कम पड़ गईं। मुझे तो इस पे यकीन ही नहीं हुआ। मतलब कैसे? स्रोत बताते हैं कि गड्ढा कोई 25-30 फीट गहरा था, तो नोएडा जैसे हाईटेक शहर की इमरजेंसी सेवाओं के पास 25-30 फीट लंबी रस्सी तक नहीं थी। ये तो मजाक से भी बदतर है। और ये मजाक उस पिता के साथ हो रहा था जो किनारे पर खड़े होकर अधिकारियों के पैरों में गिर रहा था। राजकुमार मेहता गिड़गिड़ाते रहे, साहब मेरा बेटा है, उसे बचा लो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। और जवाब क्या मिला? जवाब वही मिलता रहा, सर विजिबिलिटी 0 है, हम कैसे कूदेंगे, हमारी जान भी तो है। ये एक नागरिक और वर्दी के बीच भरोसे के टूटने का पल था। एक तरफ एक बाप जिसका बेटा उसकी आंखों के सामने मौत की तरफ बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ सिस्टम जो अपनी सुरक्षा को उस नागरिक की जान से कहीं ज्यादा अहमियत दे रहा था। लेकिन जब वर्दीधारी सिस्टम हिसाब किताब लगा रहा था, तब इंसानियत ने एक आम आदमी के रूप में दस्तक दी। हाँ। उसी रास्ते से एक डिलीवरी बॉय गुजर रहा था जिसका नाम था मुनिंदर। और मुनिंदर ने वो किया जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स को करना चाहिए था। बिल्कुल। उसने ना पानी का तापमान देखा, ना सरियों के बारे में सोचा, ना कोहरे की परवाह की। उसने सिर्फ एक इंसान को मदद के लिए पुकारते हुए देखा। और बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी सेफ्टी गियर के, अपनी जान की परवाह किए बिना उस बर्फीले पानी में छलांग लगा दी। वाह। वो युवराज तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गड्ढे की गहराई और अंधेरा वो उन पर भारी पड़ जाता है, वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन उनकी ये नाकाम कोशिश सिस्टम की कामयाबी के दावों पर एक जोरदार तमाचा झड़ गई। बिल्कुल। ये बात दिल पर लगती है। जिसे ट्रेनिंग मिली, तनख्वाह मिली, वो किनारे पर खड़ा खतरे का विश्लेषण करता रहा। और एक डिलीवरी बॉय जो शायद दिन भर की मेहनत के बाद थककर घर जा रहा था, उसने कुछ नहीं सोचा, बस कूद गया। इंसानियत उस रात वर्दी में नहीं, एक आम आदमी की टी-शर्ट में जिंदा थी। सही कहा। ये इस पूरी घटना का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। ये हमें बताता है कि साहस और कर्तव्यनिष्ठा वो किसी पद या यूनिफॉर्म की मोहताज नहीं होती। ये एक मानवीय गुण है जो मुनिंदर में था, लेकिन उस रात मौके पर मौजूद सिस्टम में कहीं खो गया था। और फिर वो पल आया जिसका डर सबको था। 90 मिनट के उस लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद युवराज की कार धीरे धीरे पानी में पूरी तरह समा गई। वो पहले ही चिल्ला चुके थे कि उन्हें तैरना नहीं आता। और जैसे ही कार डूबी, उनके हाथ में जल रही मोबाइल की टॉर्च की रोशनी भी हमेशा के लिए बुझ गई। स्रोत इस पल को बहुत मार्मिक ढंग से बयान करते हैं। वो मोबाइल की टॉर्च का बुझना सिर्फ एक लाइट का बंद होना नहीं था। नहीं, वो किनारे पर खड़े उस बेबस पिता की आंखों के सामने उसकी उम्मीद का दम तोड़ना था। और इसके बाद जो हुआ, वो हमारे सिस्टम का सबसे क्रूर और भद्दा मजाक था। हाँ, ये अविश्वसनीय है। जब तक युवराज जिंदा था, मदद मांग रहा था, तब प्रशासन के पास न नाव थी, न लंबी रस्सी, न हिम्मत। लेकिन जैसे ही उसकी मौत पक्की हो गई, सिस्टम में मानो अचानक 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। बिल्कुल। गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम बुला ली गई। अच्छा। बड़ी बड़ी क्रेनें मौके पर आ गईं, गोताखोरों की पूरी फौज उतार दी गई। ऐसा लगा जैसे अचानक सारे संसाधन और सारी हिम्मत आसमान से टपक पड़ी हो। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, ऐसा क्यों होता है? मतलब जान बचाने के लिए कुछ नहीं और लाश निकालने के लिए पूरी फौज। क्या ये सिर्फ संसाधनों की कमी का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी मानसिकता है? ये हमारे सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई और उसकी कार्यप्रणाली को दिखाता है। कैसे? देखिए, लाश निकालना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एक एसओपी। इसमें कोई व्यक्तिगत जोखिम नहीं है, कोई मुश्किल फैसला नहीं लेना है। अच्छा। बस एक प्रक्रिया है जिसे पूरा करना है, कागजी कार्रवाई करनी है, टिक बॉक्सेस, केस क्लोज्ड। लेकिन एक जिंदा इंसान को बचाने में डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर शामिल है, जवाबदेही है, जोखिम है। और हमारा सिस्टम जोखिम से बचने के लिए बनाया गया है, जोखिम लेने के लिए नहीं। स्रोत में एक लाइन है जो इस बात को सटीक ढंग से कहती है, जो तत्परता लाश निकालने में दिखाई गई,
अगर उसका आधा भी जान बचाने में दिखाया गया होता तो आज युवराज जिंदा होता। और यही इस घटना की सबसे बड़ी त्रासदी है। हमारा सिस्टम लाश बरामद करने में एक्सपर्ट है, जान बचाने में नहीं। सुबह 4 बजे युवराज का शव निकाल लिया गया। रात 12:30 बजे के बाद उसकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी, लेकिन सुबह 4 बजे उसकी लाश को पूरी मुस्तैदी से बाहर निकाल लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण वही बताया गया जो उस रात किनारे खड़े हर शख्स को पता था, फेफड़ों में गंदा पानी और कीचड़ भर जाना, यानी डूबने से मौत। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था? नहीं, स्रोत इसे हादसा मानने से साफ इनकार करते हैं। वो इसे सिस्टम द्वारा की गई हत्या कहते हैं। ये एक बहुत संगीन इल्जाम है, लेकिन जब आप इस मामले की जड़ों में जाते हैं तो ये इल्जाम बेबुनियाद नहीं लगता। तो क्या ये सिर्फ उस रात मौजूद कुछ पुलिस वालों या दमकल कर्मियों की नाकामी थी, या इस कहानी की जड़ें और भी गहरी हैं? जड़ें बहुत गहरी हैं और भ्रष्टाचार की खाद से सींची गई हैं। मतलब? जब जांच हुई तो पता चला कि जिस जमीन पर यह हादसा हुआ वो लोटस ग्रीन प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, और ये जमीन आवंटन के वक्त से ही सीबीआई जांच के दायरे में है। क्या कह रही हैं? हाँ, बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के बीच विवाद और भ्रष्टाचार के चलते वहां सालों से काम ठप पड़ा था। एक मिनट, मतलब बिल्डर और अथॉरिटी के आपसी झगड़े और भ्रष्टाचार की वजह से शहर के बीचों बीच एक मौत का गड्ढा बना रहा और किसी ने कुछ नहीं किया? बिल्कुल यही हुआ। बिल्डर ने प्रोजेक्ट के लिए बेसमेंट खोदा, मामला कोर्ट कचहरी में फंसा और काम रुक गया। उसने ना तो उस गड्ढे को भरने की जहमत उठाई, ना ही उसके चारों तरफ कोई मजबूत घेराबंदी की। और स्थानीय प्रशासन? लोगों का कहना है कि उस जगह पर पहले भी कई छोटे मोटे हादसे हो चुके थे। गाड़ियां गिरते गिरते बची थीं, लेकिन प्रशासन ने हमेशा आंखें मूंदे रखी। तो ये एक क्लासिक केस है। बिल्डर नियम तोड़ता है, अधिकारी शायद अपनी जेबें नरम करके चुप बैठ जाते हैं, और कीमत एक आम आदमी चुकाता है, अपनी जान देकर। यही इस कहानी का सार है। युवराज की मौत उस रात ड्यूटी पर मौजूद कुछ लोगों की लापरवाही का नतीजा भर नहीं है। नहीं, ये उस पूरे सड़े हुए सिस्टम की विफलता का नतीजा है जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा है और जिसकी परतों के बीच आम आदमी की सुरक्षा और जान की कोई कीमत नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है? हम इस कहानी से क्या सीखें? मुझे लगता है ये एक चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि एक पॉश इलाके में घर, एक महंगी गाड़ी उसे सुरक्षित बना देगी। युवराज के पास ये सब था। बिल्कुल, उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक अच्छी गाड़ी थी, एक अच्छे शहर में घर था, लेकिन उस चमकते दमकते शहर के अंदर सिस्टम का जो खोखलापन था, जो लापरवाही का अंधेरा था, उसने एक 27 साल के नौजवान की जिंदगी छीन ली। ये हादसा हमें बताता है कि सड़क पर खुदा हर गड्ढा, बिना लाइट वाली हर सड़क, दरअसल मौत का एक खुला निमंत्रण है जिसे सिस्टम नजरअंदाज कर रहा है। स्रोत की एक लाइन मुझे याद आ रही है, अगली बार जब आप रात के अंधेरे में घर से निकलें तो याद रखिएगा कि आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके हाथों में है। क्योंकि अगर आप सिस्टम से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो शायद उनके पास मुर्दों को निकालने के लिए क्रेन हमेशा तैयार मिलेगी, लेकिन जिंदा इंसान को बचाने के लिए रस्सी अक्सर छोटी पड़ जाएगी। युवराज की वो आखिरी चीखें और उसके मोबाइल की वो बुझती हुई टॉर्च की रोशनी, वो सिर्फ एक हादसा नहीं, वो एक सवाल है जो हम सबसे पूछा गया है। और वो हमें तब तक चैन से सोने नहीं देना चाहिए जब तक हम इस लाचार व्यवस्था को बदलने के लिए अपनी आवाज नहीं उठाते। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ हम आज की बातचीत खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। आज युवराज था, कल कोई आपका अपना हो सकता है, या शायद हम खुद। तो ये सोचना जरूरी है कि अगर हम दोबारा ऐसी कोई खबर नहीं सुनना चाहते तो इस व्यवस्था को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी।